गुल साहब, अगर देखा जाए, अगर वेनेजुएला पर हमले के नताइज मुख्तलिफ निकले होते, अगर ट्रंप को वो 4 घंटे की कार्रवाई जो है उसके नताइज वैसे हासिल ना हुए होते, तो शायद ये जो ताकत का जाम है या ये जो मगरूरी है, इसकी कैलकुलेशन तब्दील हुई होती। आप इसमें वेनेजुएला वाला किरदार इस हमले में कितना अहम समझते हैं? मेरे ख्याल में शायद अल्लाह ताला ने उनको दिखाया कुछ और असल उसका मकसद कुछ और था। हम्म। वेनेजुएला के अंदर उनकी फौज कॉम्प्रोमाइज कर गई थी, हम्म। वरना ऐसी बात नहीं थी कि सदर मेडोरो को वो उठा के ले जाते बगैर किसी मुकदमे के। लेकिन ये चीजें बढ़ती जा रही थी, जैसे आपने शुरू में इंट्रो में कहा कि एक तरफ सदर व्लादिमीर जेलेंस्की को बुला के घर हम्म। बुला के व्हाइट हाउस में बेइज्जत करना, जो हम्म। सिफारती आदाब में कम से कम मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले हम्म। इस तरह का रवैया ना देखा था। हम्म। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन को तहकीर की नजर से देखना और उनको जगह जगह ताने देना और बेइज्जती करना, यकीनन ये वो कड़वे घूंट पी रहे थे, लेकिन वक्त के इंतजार में थे। जिस तरह से कियर स्ट्रॉमर ने बात कही है, मेरे ख्याल में इट इज ए स्लैप ऑन द फेस ऑफ ए सुपर पावर। हम्म। ये माजी में नहीं देखने में आया। हम्म। जिस तरीके से स्पेन ने अपना सफीर इजराइल से बुला लिया और जिस तरीके से इटली ने कोरा जवाब दे दिया, जर्मनी, फ्रांस, ये वो ममालिक थे जिनके ऊपर कभी तकिया करते थे, आज वो पत्ते हवा देने लगे हैं। जापान का भी आज जवाब का आ गया। फिर जापान और आपने जनूबी कोरिया में जो अपना सिस्टम लगा रखा था वो उठा के आप ले गए हैं, उनको भी छोड़ दिया शिमाली कोरिया के साथ कि भाई देख लो, अब अगर किम जोंग उनका अगर नजरिया बदलता है, मूड खराब होता है, तो जो भुगतना है खुद ही भुगत लेना। और फिर मिडल ईस्ट से भी आप अपना डिफेंस सिस्टम उठाएं और उसे इजराइल मुंतकिल कर दें। और इस सब के बावजूद इजराइल में हार्ड हिटिंग जिस तरीके की हो रही है उसकी खबरें बाहर ना आने दें। तो ये सारा मंजरनामा, तो ये तो कभी ख्वाब में भी सोचा ना होगा। अमेरिका के मुखालिफिन ने भी, मैं छोड़ दें अमेरिका ने, उसके मुखालिफिन ने भी सोचा ना होगा कि इतनी जल्दी ये इसका कला कमा होगा और इतनी जल्दी इसको फैंटी लगेगी और इतनी जल्दी इसके मुंह से मदद की जो है पुकारें वो आना शुरू हो जाएंगी। जी, वो आपने जो बात की, मुझे एक मिसाल याद आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप उसी एक बूढ़े और नातवा और इंतहाई एक हारे हुए शख्स का, एक हारे हुए चौकीदार का किरदार अदा कर रहे हैं, जो गलियों में रात को ये नारा लगाता फिरता है, सदा बुलंद करता है कि जागते रहना, मुझ हम्म। पे मत रहना। हम्म। तो ये अब उनकी सूरत हाल ऐसे ही हो गई है कि उन्होंने बेयारो मददगार हम्म। जापान को भी हम्म। और साउथ कोरिया को भी छोड़ दिया। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, ये सारी चीजें एक सीरीज से हैपन हो रही थी हम्म। और उसको अगर आप देखें तो इन्होंने जब साउथ कोरिया और जापान के अंदर अड्डों के ऊपर ये पैसे ले रहे थे, बिलियन ऑफ डॉलर हम्म। दोनों ममालिक से ले रहे थे, लेकिन इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ये जो बेसिस का जमीन है, ये भी अमेरिका के नाम पे कर दें। और यही वो हुआ टाइम था जब दोनों ममालिक का माथा ठनक गया हम्म। और उन्होंने ये देख लिया कि यहां मामला कुछ और है। लेकिन इनका डाउनफॉल अफगानिस्तान से शुरू हो चुका था, जहां बहुत सारे लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए थे कि वो अपने आप को रीअलाइन करें, वो अपने आप को देखें कि उन्होंने मुस्तकबिल में किसके साथ खड़ा होना है। आज लगता यह है कि इजराइल और इंडिया के अलावा अमेरिका का कोई यार नहीं रह गया, और इंडिया भी वो जो सिर्फ और सिर्फ उनकी खाल उतारना जानता है। वो जो कहते हैं कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, हम्म। और ये उसके ऊपर बिलीव है। आप देखें कि इस टाइम पे वो शख्स जिसने पूरी दुनिया का निजाम मईशत को तबाह कर दिया और उसके ऊपर ट्रेड टैरिफ वॉर शुरू कर दी, आज वही शख्स रूस के तेल की खरीदारी को जायज करार दे रहा है। भारत को 30 दिन का कंसेशन और रूस को लॉलीपॉप कि तुम्हें मैं कंसेशन दे रहा हूं तेल की खरीदारी पे, तुम्हें रिलैक्सेशन दे रहा हूं, इसलिए मेहरबानी करके ईरान के ऊपर अपना मौकफ तब्दील कर लो। लेकिन लगता है कि पानी पुलों के ऊपर से गुजर चुका है। अभी जो होना था वो हो गया। अब ये इजराइल और अमेरिका तनहा खड़े हैं मैदान में। अच्छा। दूसरी जानिब अच्छा, चीन और गुल रूस, साहब ये वो बताइए कि आबनाए हरमुज के हवाले से हमने पिछले दिनों में ये देखा कि जीपीएस जैमिंग भी वहां पे हुई, जिसमें गर्दाब के अंदर फंसे हुए आपको जीपीएस के में वो सारे शिप्स दिखाई दे रहे थे। एक तरफ का नज़रिया ये है कि शायद ये ईरान ने किया ताकि लोकेट ना हो सकें जहाज़। दूसरी तरफ का नज़रिया ये है कि ये अमेरिका ने किया और मतलूबा टारगेट वहाँ से निकालने की कोशिश की कि किसी तरीके से हम अपना मतलूबा जहाज़ वहाँ से निकाल सकें।
आपकी नजर में ये दोनों नजरिए ठीक हैं या फिर आप समझते हैं कि इसके बीच में कोई तीसरा नजरिया भी? इसमें एक तीसरा नजरिया है जिसको हतमी तो नहीं कहा जा सकता। हम्म। उसका नाम है लियाओमिंग वन। हम्म। ये वो बहरी जहाज है जो दुनिया का मोस्ट सोफिस्टिकेटेड नाक और कान रखने वाला और आंखें रखने वाला ये जहाज है। हम्म। ये चीनी जहाज है। स्टेट ऑफ द आर्ट इसके अंदर स्पाइंग फैसिलिटीज मौजूद हैं। बज़ाहिरन ये सैटेलाइट्स को मॉनिटर करता है, लेकिन असल में ये न्यूरल टेक्नोलॉजी के साथ बाकायदा एल्गोरिदम्स के साथ ये चलता है। और ये न सिर्फ 6000 किलोमीटर के अंदर तमाम चीजों को मॉनिटर करता है, यानी कि इतना भी मॉनिटर करता है कि किस टाइम पे एक आबदोज सरफेस होती है, हम्म। समुद्र के सतह पर आती है, और उसके बाद ये उसको रिकॉर्ड भी कर लेता है और फिर एआई के जरिए ये मुस्तकबिल का नक्शा भी बना के पेश कर देता है, यानी कि उसके ऊपर असेसमेंट भी दे देता है कि ये आइंदा क्या करेगी और किस तरफ इसकी लोकेशन होगी। ठीक ये है। तमाम डेटा शायद अभी तो नहीं, हम्म। लेकिन मुस्तकबिल की एक बड़ी सफबंदी के लिए काम हो सकता है। और यही वो वजह है कि पहले दिन जब ईरान का तमाम मवासलाती निजाम, जो कि हकीकत है हम्म। कि अमेरिका ने तबाह किया था, हम्म। तो फिर आज पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मिसाइल कैसे जा रहे हैं, आज पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये कैसे साबित किया जा रहा है कि आबनाए हुर्मुज में कौन से रास्ते से आपने गुजरना है, क्या वहां माइंस लगी हुई हैं हम्म। जिनकी वजह से उनके जहाज जो यूएसएस अब्राहम लिंकन, हम्म। उसको भागना पड़ा पहले 1000 किलोमीटर हम्म। और फिर 2100 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। अचानक ये हादसा कैसे मुमकिन हो रहे हैं कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड के ऊपर, जिसके अंदर 2 एटमी रिएक्टर लगे हुए हैं, हम्म। उसके अंदर आग भड़क जाती है और 60 घंटों के अंदर वो आग बुझाने में अभी तक कोई खास कामयाबी नहीं हुई, जिससे तकरीबन वहां 600 से जायद जो उसके ऊपर तैनात अफसर और सेलर्स हैं, उनके पास अब बेडिंग के लिए जगह नहीं रह गई। ये क्या वजह है कि अचानक उनके हादसे होने शुरू हो जाते हैं। KC-135 रिफ्यूलर जहाज गिरना शुरू हो जाते हैं इराक के अंदर, जिसको मिड एयर कोलिजन कहा जाता है। ये क्या वजह है कि खुद ब खुद F-15E जहाज गिरना शुरू हो जाते हैं कटी पतंगों की तरह फ्रेंडली फायर के नतीजे में, जबकि ये बात बिल्कुल तमस्सर खेज है कि कभी फ्रेंडली फायर नहीं होता, क्योंकि रेडार के अंदर अपना सिग्नेचर होता है। वो अपना दुश्मन का जहाज और अपना जहाज दोनों की आइडेंटिफिकेशन करता है। इसलिए ये हादसा कुछ ज्यादा हो रहे हैं। एक अच्छा। इशारा अच्छा, एक आपको एक याद है चीज एक कि चीज गुल साहब सात बताइए। सिफर का गुल डोनाल्ड ट्रंप किया करते थे। मैंने साहब। ये उंगलियां उठा के हाँ। आपको बताया। एक इशारा मैं भी करना चाहता हूं हम्म। डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए, हम्म। उनकी फरमाइश के ऊपर। हम्म। 10 हम्म। 10 उनके जहाज गिर चुके हैं जनाब। 7 रिफ्यूलर जहाज हम्म। और 3 उनके स्टेट ऑफ द आर्ट F-15 और F-35, जबकि मुसद्दिका इतलात ये भी कहती हैं कि F-18 हॉर्नेट जो उनका स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज है, वो भी गिराया जा चुका है। इसके अलावा थॉट मिसाइल सिस्टम्स वहां गिर चुके हैं, जिसका भी आपने जिक्र किया कि जनूबी कोरिया से सारे मिसाइल सिस्टम ले गए हैं। दुनिया में 15 टोटल हैं और 15 में से आधे से ज्यादा तबाह हो चुके हैं। और उनके जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो उनके पास इस टाइम पे रेडार सिस्टम थे, वो भी तबाह हो चुके हैं। और यही वजह है कि अच्छा, ईरानी एक मिसाइल चीज सर बताइए तकरीबन ना गुल 21 साहब, में से एक चीज 18 बताइए। बेसिस को निशाना बना चुके हैं अमेरिका के, जो खित्ते के अंदर मौजूद हैं। और इसके ऊपर खुद उसका कहना है क्या नाम है मार्को रूबियो का, कि जी हम तो अमेरिकनों को यहां से खित्ते से लेके जा रहे हैं। यानी कि ये अमेरिका का एक इंतहाई तासुबाना हम्म। और इंतहाई सेल्फिश एटीट्यूड पूरा खित्ता देख रहा है। वो खित्ता जिसने बिलियन और ट्रिलियन डॉलर लगा के अपनी सलामती का सौदा एक शैतान से कर लिया था।